डॉक्टर रचित मल्होत्रा, आपके लिए एक लेटर आया है। बाहर आपके नाम से आया था तो मैं आपके ऑफिस में ले आया। अस्पताल में काम करने वाला लड़का डॉक्टर रचित मल्होत्रा के सामने खड़ा उसे एक लेटर दे रहा था, जबकि रचित, जो अभी एक जरूरी पेशेंट को देखने जा रहा था, उसके कदम पल भर के लिए रुक गए थे। उसका दिल धड़क उठा था। लेटर? दिमाग में एकदम से आया था ट्रांसफ़र लेटर, और उसका दिल थम सा गया। वो अपना ट्रांसफ़र बिल्कुल भी नहीं चाहता था, और उसे जो उम्मीद थी, अगर उस उम्मीद के अनुसार उसका ट्रांसफ़र हो गया तो वो अपनी ज़िंदगी आगे सर्वाइव कैसे कर पाएगा। सरकारी नौकरी में यही सबसे बड़ा पंगा होता है, इंसान अपनी मर्जी से एक जगह टिक नहीं पाता। उसने कॉल करके अपने साथी डॉक्टर को जरूरी पेशेंट को देखने के लिए भेज दिया और खुद वहीं कुर्सी पर बैठकर उस लेटर को खोलने लगा। ट्रांसफ़र लेटर ही था, और ट्रांसफ़र लेटर को देखकर उसने अपना सर हाथों में थाम लिया। जो कुछ वो सोच रहा था वही हुआ था। उसका ट्रांसफ़र एक छोटे से गांव में कर दिया गया था। वहां आजकल एक महामारी फैली हुई थी, लोग बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे थे और अपनी जान से हाथ भी धो रहे थे। वहाँ कोई डॉक्टर, कोई क्लिनिक, कोई डिस्पेंसरी न होने की वजह से लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा था, और सरकार ने तय किया वहाँ किसी अच्छे काबिल डॉक्टर को भेजा जाए जो वहाँ के हालात को काबू में कर सके। और यही मद्देनज़र रखते हुए डॉक्टर रचित मल्होत्रा का ट्रांसफ़र उस गांव में कर दिया गया। रचित मल्होत्रा एक नरम दिल इंसान था। उसका ये इरादा तो बिल्कुल नहीं था कि वहाँ जाकर लोगों की मदद न करता, लेकिन उसे परेशानी इस बात की थी, वो एक बहुत छोटा सा गांव था और वो शहर में रहने वाला इतना बड़ा काबिल डॉक्टर कैसे वहां सरवाइव कर पाएगा। उसने सरकार से निवेदन किया था कि मैं अपनी टीम के साथ जाकर वहां लोगों की मदद करूंगा, लेकिन फिलहाल मेरा ट्रांसफ़र ना करें। लेकिन सरकार ने उसके निवेदन को खातिर में न लाते हुए उसका ट्रांसफ़र ही कर दिया। अब न जाने कब तक उस छोटे से गांव में सड़ना पड़ेगा। वो बेदिली से उठा, घड़ी पर नज़र डाली, छुट्टी का भी टाइम हो चुका था। अपना कोट कुर्सी से उठाता हुआ वो अपनी गाड़ी की चाबी लेकर बाहर की तरफ कदम बढ़ा गया। अभी गाड़ी स्टार्ट करने ही वाला था, तभी अवंतिका की कॉल आई। रचित, कहाँ हो? आई होप तुम्हारी छुट्टी हो गई है और तुम हॉस्पिटल से बाहर निकल आए हो। एम राइट? जी ठीक कह रही हो, मैं घर जा रहा हूँ। बिल्कुल भी नहीं, घर जाने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। यार, इतने दिन हो गए हैं और तुमसे मुलाकात नहीं हुई। अवंतिका की बातों पर उसके दिल को थोड़ा सुकून मिला था। अवंतिका, उसकी मंगेतर, उसका प्यार, वो भी इस वक्त शांति और सुकून चाहता था। और फिर कल उसे यहाँ से चले जाना भी था। फिर पता नहीं अवंतिका से कितने दिनों बाद उसकी मुलाकात होती और बात भी होती या ना हो पाती। इसीलिए उसने अवंतिका को पिक करने के लिए गाड़ी उसके बताए हुए एड्रेस पर डाल दी। वो अवंतिका को लेकर एक रेस्टोरेंट में चला आया। रचित के चेहरे पर फैली उदासी देखकर अवंतिका शक में पड़ चुकी थी। क्या बात है रचित, तुम कुछ परेशान हो? और रचित उस पर अपनी सारी परेशानी जाहिर कर गया। अवंतिका, बहुत परेशान हूँ, तुम्हें पता है मेरा ट्रांसफ़र हो गया है। और इस बात पर अवंतिका का चेहरा भी उतर गया था। तो इसीलिए परेशान हो। लेकिन रचित, मैं तुम्हारे बिना इतने दिन कैसे रहूँगी? रचित ने 2 कॉफ़ी का ऑर्डर कर दिया था और टेबल पर हाथ रखे किसी गहरी सोच में गुम था। रहना तो पड़ेगा अवंतिका, कुछ दिनों की बात है। गांव के हालात ठीक होते हैं तो मैं जल्दी ही अपना ट्रांसफ़र दोबारा से यहीं करवा लूँगा और कोशिश करूँगा वहाँ से आने के कुछ ही दिन बाद हम शादी कर लें। ये कहते कहते उसने अवंतिका का हाथ थामा था, क्योंकि अवंतिका, तुमसे और ज़्यादा दूर रहना नहीं चाहता। एक सुकून चाहता हूँ, ज़िंदगी को स्थिर करना चाहता हूँ, ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूँ। और वैसे भी हमारी मंगनी को 5 साल हो चुके हैं। उसकी इस बात पर अवंतिका खुशी से खिल उठी थी। उसे समझाते हुए बोली, चलो कोई बात नहीं रचित, खुद को संभालो और समझाओ। और तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, उन लोगों को तुम्हारी ज़रूरत है। मेरा क्या है, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर लूँगी, इस होप के साथ कि आते ही मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाऊँगी। उसकी बात पर रचित को थोड़ा सुकून मिला था। अवंतिका को घर ड्रॉप करने के बाद वो अपने घर वापस आ गया, जहाँ अनीता जी उसी का इंतज़ार कर रही थी। क्या बात है बेटा, इतनी देर लगा दी? हाँ मम्मा, वो अवंतिका से मिलने चला गया था। अवंतिका की बात पर अनीता जी ने गहरा सांस लिया। अच्छा चलो, हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लेकर आती हूँ। मम्मा, खाने के बाद पैकिंग भी करनी है। क्यों, पैकिंग क्यों करनी है? मम्मा, ट्रांसफ़र हो गया है ना, तो जाना पड़ेगा। अनीता जी को पहले ही पता था उसका ट्रांसफ़र होने वाला है, इसलिए उन्हें ज़्यादा हैरानी नहीं हुई थी, बल्कि वो खुशी से बोली, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है रचित। वहाँ जाकर मन लगाकर लोगों की सेवा करना। उन लोगों को भी डॉक्टर की ज़रूरत होती है। बेचारे लोग छोटी छोटी बीमारियों में पड़कर दवा न मिलने के कारण और सही इलाज न मिलने के कारण मर जाते हैं। तुम लोगों को जागरूक करना, उन्हें समझाना कि अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, उन्हें अच्छी शिक्षा दें ताकि वो पढ़ लिख कर अपने गाँव के लिए कुछ कर सकें। जी मम्मा, मैं भी यही सोच रहा हूँ।
परेशान भी हूँ, वहाँ जाकर क्या करूँगा, कैसे सरवाइव करूँगा। सुना है बहुत ही छोटा सा गांव है, ज़िंदगी की सुविधाएं बहुत कम हैं। मैं समझती हूँ बेटा, लेकिन तुम्हें इन सब चीज़ों की आदत डालनी होगी। सबसे बड़ा फ़र्ज होता है इंसान के लिए इंसानियत का। तुम्हें इस बात की खुशी नहीं होगी कि तुम वहाँ जाकर लोगों की जान बचाओगे? बताओ मुझे। और वो सर हिलाकर रह गया था। वाकई वहाँ के लोगों को उसकी ज़रूरत थी और उसने अपना मन बना लिया वहाँ जाने के लिए। खाना खाकर वो अपने कमरे में चला आया और पैकिंग करने लगा, एक नए इरादे के साथ, एक नई उम्मीद के साथ। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि गांव जाकर उसकी ज़िंदगी एकदम पलटने वाली थी। किस्मत उसे एक ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा करने वाली थी जहां से आगे जा सकता था और ना ही पीछे। अगले ही दिन वो गांव के लिए रवाना हो चुका था और गांव पहुंचते ही उसने सब कुछ वैसा ही देखा जैसा कि उसने उम्मीद की थी। छोटा सा गांव, अनपढ़ लोग जिन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं था कि उन्हें आगे भी बढ़ना है, जिंदगी में कुछ करना है। वो बस अपनी छोटी सी दुनिया में ही खुश थे। वहाँ एक छोटी सी डिस्पेंसरी बनी हुई थी जो शायद कई सालों से बंद पड़ी थी। उसने एक लड़का अपने काम के लिए रख लिया। उसे कहकर उसने डिस्पेंसरी की सफाई करवाई और डिस्पेंसरी के साथ लगा एक छोटा सा कमरा भी था। गांव के हालात बिल्कुल ख़राब थे। घर घर जाकर वो लोगों को दवा देता, बीमारी के बारे में समझाता, कैसे उससे बचाव करें ये भी समझाता। लोग उसकी बातों को समझने भी लगे थे। उसे अच्छा भी लग रहा था, लेकिन इन सब के बावजूद वो बहुत परेशान था, क्योंकि जिस तरह की ज़िंदगी वो जी रहा था वो समझ नहीं पा रहा था आगे के दिन कैसे गुजरेंगे। इस वक्त भी वो एक छोटे से क्लिनिक के साथ जुड़े कमरे में बैठा हुआ था, गहरी सोचों में गुम था। कुछ ही दिनों में वो यहाँ की बीमारी पर काफ़ी कंट्रोल कर चुका था। लोग साफ सफाई का ध्यान रखने लगे थे, बीमारी से बचाव करने लगे थे, पर किसी भी तरह की कोई सुविधा मौजूद नहीं थी और वो शहर में रहने वाला लड़का खुद को यहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पा रहा था। ना ही यहाँ पर कोई नेटवर्क आ रहा था, ना ही दूसरी सुविधाएं थीं। जब से वो आया था उसने एक बार भी अपनी माँ से बात नहीं कर पाई थी। वो अच्छी तरह जानता था उसकी माँ उसके लिए बेहद परेशान होंगी। घर में जवान बहन और माँ की परेशानी का एहसास, और दूसरी तरफ उसे अवंतिका की उदासी का भी पता था कि अवंतिका किस कदर गुस्से में होगी। वो जब से शहर से गांव आया था उसने एक बार भी अवंतिका से बात नहीं की थी। मोबाइल निकालते हुए उसने एक बार फिर सिग्नल देखे, लेकिन सिग्नल न होने के बराबर थे। उसे अब सच में गुस्सा आने लगा था। 15 दिन में वो अच्छा खासा काम इस गांव के लिए कर चुका था। वापस शहर जाना चाहता था, लेकिन सरकार उसके निवेदन पर कान नहीं धर रही थी। न जाने एकदम से बैठे बिठाए सरकार को क्या ख्याल आया कि उसे यहाँ पर लाकर पटक दिया, इस वीरान जंगल में जहाँ काम के इंसान न होने के बराबर थे। मैं तो यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रह सकता, चाहे फिर इसके लिए मुझे जॉब ही क्यों न छोड़नी पड़े। मोबाइल को मेज पर फेंकते हुए वो 2 उंगलियों से अपने माथे को मसलते हुए लगातार यही सोच रहा था। शहर में सारी सुविधाओं के साथ जिंदगी गुजारने वाला लड़का अब यहाँ आकर सच में खुद को मुसीबत में फंसा हुआ महसूस कर रहा था। अभी वो इसी मुसीबत का सामना कर रहा था जब एकदम से ही उसका दरवाज़ा खुला। उसने पलट कर दरवाजे की ओर देखा तो देखता ही रह गया। अंदर दाखिल होती उस लड़की को उसने एक पल के लिए अजीब नज़रों से देखा और फिर वो कितनी ही देर तक उससे नज़रें नहीं हटा पाया। सादे से काले रंग के सूट में दमकता हुआ उसका कमसिन हुस्न इतना होश उड़ा देने वाला था। वो अपनी परेशानी भूलकर एकटक उसे देखने लगा। सिर्फ एक पल में ही उसने दिल में ये मान लिया था कि उसने आज तक इतनी हसीन और मासूम लड़की नहीं देखी, और वो भी इस जंगल जैसे गांव में जहां पर उसे लगता था कि जानवर और उनसे मिलते जुलते इंसान ही रहते हैं, जिनके अंदर ना ही किसी तरह के संस्कार हैं, ना ही जिंदगी जीने के लिए कोई तरीका। उसे यहाँ पर आए हुए सिर्फ 2 हफ्ते हुए थे और इन 2 हफ्तों ने वो इतना सीख गया था कि जैसे यहाँ पर बरसों से रह रहा हो। न जाने इस लड़की जैसे खूबसूरत लोग यहाँ पर कैसे ज़िंदगी गुजार लेते हैं। उस लड़की के चेहरे पर परेशानी साफ जाहिर हो रही थी, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो। बार बार पीछे मुड़कर भी देख रही थी। कुछ देर वो परेशानी और डर से उसे देखती रही, फिर डरते हुए उस कमरे को देखने लगी जिसमें वो इस वक्त मौजूद था। लड़की ने हाथ में कपड़े से सिला हुआ एक थैला पकड़ रखा था, जिसे उसने मजबूती से हाथों में उठाकर सीने से लगा रखा था, जैसे वो उसके लिए दुनिया जहान की कीमती चीज़ हो। रात के इस वक्त अकेली लड़की का यहाँ पर आना उसे अच्छा खासा अजीब लगा। फिर ये सोचकर खामोश हो गया कि शायद ये गांव के लोग बिल्कुल सादा दिमाग के मालिक हैं और इन चीज़ों से इनका कोई संबंध नहीं। यहाँ पर मेरे कमरे में क्या कर रही हो और क्या काम है तुम्हें? वो उसे सर से लेकर पैर तक देखते हुए सख्त अंदाज में बोला। जब वो लड़की उसकी तरफ बढ़ी और कहने लगी, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी काम है। देखिए,
मैं बहुत परेशान हूँ। आपके सिवा कोई दूसरा मेरी मदद नहीं कर सकता। और उसकी बात सुनकर रचित को सच में बेहद गुस्सा आया। एक तो उसे अपनी परेशानी सताई जा रही थी और अब आधी रात को ये लड़की उसके कमरे में आकर अजीब बातें कर रही थी। मैं यहाँ पर फ्री नहीं हूँ जो रात को भी तुम लोगों की परेशानियाँ सुलझाता रहूँ। वैसे भी मैं बहुत परेशान हूँ। फिलहाल निकलो यहाँ से, सुबह आना। वो उसे गुस्से से धुतकारते हुए बोला। जब वो हैरानों परेशान नज़रों से उसकी तरफ बढ़ी। हे भगवान, आप तो मुझसे भी ज़्यादा परेशान लग रहे हैं। चलें, मुझे जल्दी से बता दें आप क्यों परेशान हैं। मैं आपकी परेशानी का हल निकालने की कोशिश करूँगी। वो उसके बिल्कुल करीब होते हुए उसे परेशानी से देखते हुए बोली। और रचित को एक बार फिर उसका अंदाज देखकर अजीब लगा। वो ऐसे बातें कर रही थी जैसे वो एक दूसरे को सदियों से जानते हों। उसने गांव में आकर ये बात अच्छे से नोट की थी। यहाँ के लोग काफ़ी मिलनसार होते हैं और पहली ही मुलाकात में फ्री हो जाते हैं। लेकिन वो फिलहाल कोई भी मुसीबत सर लेना नहीं चाहता था। उसे एक पल के लिए वो लड़की इतनी मासूम लगी कि वो उसकी तरफ देखते हुए धीरे से बोला। मुझे किसी से ज़रूरी बात करनी है और वो मेरा इंतज़ार भी कर रही होगी, लेकिन यहाँ पर सिग्नल ना होने के बराबर हैं। रचित की बात पूरी होते ही वो लड़की उसके कंधे पर जोर से धप्प लगाते हुए बोली। अरे डॉक्टर जी, ये भी कोई मसला है। मैं यूँ चुटकी में आपकी प्रॉब्लम हल कर देती हूँ। आप मेरे साथ आएँ, मैं आपको उस जगह पर लेकर जाती हूँ जहाँ गांव के लोग शहरी रिश्तेदारों से फ़ोन पर बात करते हैं। उस जगह पर सिग्नल बहुत अच्छे आते हैं। रचित का दिल चाहा वो इनकार कर दे, लेकिन बात करना भी ज़रूरी थी। वो लड़की यहीं की रहने वाली थी और हो सकता था वो किसी ऐसी जगह को जानती हो जहाँ पर जाने से उसकी बात घर वालों से और अवंतिका से हो जाए। उसकी एक बहुत बड़ी परेशानी हल हो सकती थी। वो लड़की उसे लेकर उस कमरे से बाहर निकली और डॉक्टर रचित उसके पीछे पीछे उसके साथ चल दिया। जब वो थोड़ा सा दूर एक ऊंची सी पहाड़ी के पास जाकर रुकी और उसकी तरफ देखते हुए बोली। डॉक्टर साहब, आप इसके ऊपर चढ़ जाएं और आराम से बैठकर जितनी मर्जी बात कर लें। यहाँ पर अच्छी तरह सिग्नल आ जाते हैं। डॉक्टर रचित उसकी तरफ शुक्र भरी नज़रों से देखते हुए बोला। थैंक यू सो मच, लेकिन इस पर चढ़ना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल काम है। जब वो लड़की उसके सामने हाथ बढ़ाते हुए बोली। कोई बात नहीं, मैं आपको सहारा देती हूँ। आप थोड़ा ऊपर जाकर बैठकर बात कर लें। मैंने तो कभी यहाँ बैठकर किसी से बात नहीं की, लेकिन मैंने गांव वालों को यहाँ पर बात करते देखा है। वो इसी पर बैठकर बात कर रहे होते हैं। उस लड़की ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और रचित का हाथ थामते हुए पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगी कि तभी एक हेडलाइट रोशन हुई और एक गाड़ी तेजी से उनकी तरफ बढ़ती दिखाई दी और फिर उस पहाड़ी के नीचे खड़ी हो गई। दो नौजवान उस गाड़ी से निकलते हुए उनकी तरफ बढ़े और रचित उनको देखकर एकदम बौखला गया। काशवी की आंखों में भी डर के साए लहरा थे। नीचे उतरो डॉक्टर, अभी तुम्हें यहाँ पर आए 15 दिन नहीं गुजरे और तुम गांव की लड़कियों के साथ अय्याशियाँ करते फिर रहे हो। जबकि उनके इस अंदाज पर उनकी बात सुनकर डॉक्टर रचित को हैरत ने आ घेरा। शायद वो लोग गलत समझ रहे थे। इससे पहले वो उनको कोई सफाई या कोई तसल्ली देता। एक लड़का तेजी से काशवी की तरफ बढ़ा और उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए बोला। तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी ना? और कितने गुल खिलाएगी? आज तुझे ठिकाने लगा कर ही रहूँगा। जब वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ा और उसे रोकते हुए बोला। देखिए, आप लोग जो कुछ समझ रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। वो लड़का बिना उसकी बात सुने उस लड़की को घसीटता हुआ गाड़ी की तरफ बढ़ा और बिना उसकी कोई भी बात सुने, उसकी परवाह किए उसे गाड़ी में धकेलते हुए बोला। अब तो इन दोनों का फैसला पंचायत में ही होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम यहाँ आकर हमारी बहन बेटियों के साथ कोई भी रिश्ता जोड़ो? तुम जानते भी हो वो लड़की कौन है? रोशन चौधरी की बहन है वो। डॉक्टर रचित उनकी बात सुनकर एकदम परेशान हो चुका था। वो नहीं जानता था कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। काशवी इस गांव के चौधरी की बेटी थी और 4 भाइयों की इकलौती बहन थी। उसका बाप इस इलाके की पंचायत का मुखिया था। इलाके में लड़कियों को हमेशा अपने घरों तक ही सीमित रखा जाता था और अपनी परंपराओं में जकड़ कर रखा जाता। न जाने काशवी उस दिन डॉक्टर के पास कमरे में क्या करने के लिए आई थी जब ये सब कुछ हुआ, और अब वो एक बड़ी मुसीबत में फंस चुके थे। इस बात का अंदाजा रचित को उस वक्त हुआ जब वो पंचायत के बीचों बीच खड़ा होकर अपने चरित्र की सफाइयाँ पेश कर रहा था। उसे अपने ऊपर भी गुस्सा आ रहा था कि वो उस लड़की की बात मानकर बुरी तरह फंस चुका है। लड़की भी रोते हुए अपनी सफाइयाँ दे रही थी और कह रही थी कि वो तो सिर्फ डॉक्टर साहब की मदद करना चाहती थी, लेकिन उसके भाई इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रहे थे, बल्कि उसे डरा धमकाकर खामोश करवाने की कोशिश कर रहे थे। जब सारी बात सुनकर पंचायत में मौजूद एक आदमी खड़ा होते हुए बोला। चौधरी ब्रजेश, अगर दोषी तुम्हारी बेटी है तो दोष इस शहर से आए हुए लड़के का भी है।
इसे मालूम होना चाहिए था कि गांव वालों की इज्जत की तरफ मैली आंख से भी नहीं देखा करते। अपनी बेटी के साथ साथ इसे भी सजा दिलवाओ, ताकि आज के बाद किसी भी इंसान की हिम्मत ना हो इस इलाके में आकर यहाँ की औरतों की तरफ आंख उठाकर देखे। बाकी सब लोग भी उनकी बात सुनकर यही कहने लगे, बिल्कुल, इस इंसान को भी उतनी ही सजा मिलनी चाहिए और सजा के तौर पर इन दोनों की शादी करवा दें और इन्हें गांव से निकाल देना चाहिए, ताकि आज के बाद कोई भी ऐसी हरकत ना करे और इस लड़की के साथ सारे संबंध भी खत्म कर दिए जाएं। जब रचित एकदम से भड़कते हुए बोला, मैं यहाँ पर सरकार की तरफ से तुम लोगों की मदद के लिए आया हूँ और तुम लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते और ना ही मैं अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला ऐसे आसानी से करने दूंगा। मुझे कोई शौक नहीं है गांव की जाहिल गवार लड़कियों से शादी करने का। अगर तुम लोग वाकई समझते हो कि मेरी कोई गलती है तो मुझे कोई और सजा दे दो, लेकिन मैं इस लड़की से कभी भी शादी नहीं करूंगा। उसने अपना दो टूक फैसला सुना दिया। वो अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला उन लोगों के हाथों सौंपकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता था। जबकि काशवी खामोशी से देखते हुए उसे रो रही थी। वो अच्छी तरह जानती थी ना ही उसकी बात की कोई अहमियत है, ना ही उसके जज्बात और इज्जत का कोई ख्याल करेगा। जब डॉक्टर की बात सुनकर लड़की का चाचा उठते हुए बोला, तो फिर ठीक है, अगर ये लड़का इसके साथ शादी नहीं करना चाहता तो मैं अभी और इसी वक्त इसकी शादी अपने नौकर से करवाना चाहता हूँ। और उसके साथ ही उसने आवाज़ लगाकर अपने नौकर को बुलाया, जो थोड़ी देर के बाद ही सामने आकर खड़ा हो गया। रचित को उसे देखते ही बहुत गुस्सा आया था। वो अधेड़ उम्र का एक गंदा मैला सा इंसान था, जिसकी दाढ़ी के बाल बड़े हुए थे और मूछें भी बड़ी हुई थीं। उसके हुलिये को और भी अजीब बना रही थीं। सब लोग इस शादी के लिए हामी भर चुके थे। जब उसने एक नज़र पलटकर उस मासूम सी लड़की को देखा, जो डरी हुई नज़रों से उन लोगों को देख रही थी जिस भी वजह से उसके पास आई थी, उस वक्त खैर वो बुरी तरह फंस चुकी थी और ये सब कुछ डॉक्टर रचित की मदद करने के बदले उसे चुकाना पड़ रहा था। अचानक ही उसे उस पर बेइंतहा तरस आया। उसका दिल चाहा सामने खड़े हुए सारे लोगों को शूट कर दे, जिनके सामने एक औरत, खास तौर पर एक बेटी की कोई इज्जत नहीं थी। अगर वो उस पर इतना भरोसा नहीं कर सकते थे तो उसे पैदा करने की क्या ज़रूरत थी। इससे पहले वो लोग उस नौकर के साथ उसकी शादी करवाते। उसने ऊंची और बुलंद आवाज़ में कहा, मैं इस लड़की से शादी करने के लिए तैयार हूँ। और उसकी आवाज़ सुनते ही पूरी महफिल में सन्नाटा सा छा गया। लोग हैरत से उसे देख रहे थे, जो कुछ देर पहले तक इस शादी से इनकार कर रहा था, अब अचानक उससे शादी करने के लिए मान गया था। काशवी भी हैरत भरी नज़रों से उसे देख रही थी, जिसके चेहरे के हाव भाव बहुत सख्त हो चुके थे, जैसे उसे अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा हो और वो अपने इस गुस्से को दबाने की कोशिश कर रहा हो। काशवी का चाचा अपने फैसले से जर्रा बराबर पीछे हटने वाला नहीं था। उसने बेहद जोर दिया कि लड़की की शादी मेरे नौकर से ही होगी, लेकिन रचित भी हिम्मत करके उसके सामने डट गया और आखिरकार सबकी मौजूदगी में काशवी और डॉक्टर रचित की शादी करा दी गई। वो लड़की जो कुछ देर पहले ही उसने देखी थी, अब उसकी ज़िंदगी में इतनी बड़ी हैसियत से शामिल हो चुकी थी। वो तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि उसकी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला यूँ कुछ ही पलों में तय करके उसकी ज़िंदगी को यूँ बर्बाद कर दिया जाएगा। उसके सारे सपने, उसकी सारी ख्वाहिशें दम तोड़ने लगीं, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था। जो होना था अब हो चुका था। अभी तो फिलहाल उसे अपने ऊपर भी सख्त गुस्सा आ रहा था कि उसने जल्दबाजी करते हुए अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन अगर वो ये सब कुछ ना करता तो उस मासूम लड़की की ज़िंदगी अंधेरों में डूब सकती थी। शादी के साथ साथ उन लोगों ने कुछ शर्तें भी लिखवाई थीं, क्योंकि लड़की के चाचा ने भरपूर कोशिश की थी कि उसकी शादी किसी भी तौर पर रचित से न होने पाए, और कुछ ऐसी शर्तें रखनी कि उन शर्तों को पूरा न करने की सूरत में रचित खुद ही शादी से इनकार कर दे। लेकिन अब वो किसी भी सूरत अपनी बात से पीछे नहीं हटना चाहता था, इसीलिए खामोश बैठा रहा। शादी होने के बाद वो लोग एक एक करके अपने अपने घरों को चले गए और काशवी उसके पास ही बैठी हुई रो रही थी। वो तो सोच भी नहीं सकती थी उसने अपनी आज़ादी के लिए उस इंसान के गले में कितनी बड़ी मुसीबत डाल दी। वो तो उस रात सिर्फ मदद के इरादे से उसके पास गई थी और उसके बदले में ये सब कुछ हो गया जिसका वो बहमो गुमान में भी नहीं सोच सकती थी। रचित लगातार उसे रोता हुआ देखकर अंदर ही अंदर कुढ़ रहा था, इसीलिए उसे गुस्से में देखते हुए बोला, अब जाओ यहाँ से या मेरे सर पर ही बैठी रहोगी। और उसकी बात सुनकर काशवी कुछ देर तक उसे हैरानी से देखती रही, फिर धीरे से बोली, अगर आपने मेरी मदद कर दी है तो पूरी तरह मेरी मदद कर दीजिए। इन लोगों ने मुझे अपने घर से निकाल दिया है, वापस अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करेंगे और मेरे पास यहाँ रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है। मुझे अपने साथ ही ले चलें और शहर जाने के बाद बेशक मुझे मेरे हाल पर छोड़ देना, मैं अपने लिए कोई ना कोई ठिकाना ढूंढ लूँगी। वो रोते हुए उससे फरियाद कर रही थी।
जिस इंसान के साथ अभी उसका रिश्ता जुड़ा था, और इतना मजबूत रिश्ता कि उसे अंदाजा भी नहीं था। एक छोटी सी मदद उसे कहाँ से कहाँ लेकर आई थी। उसे रह रहकर उस इंसान के लिए अफसोस हो रहा था जिसकी जिंदगी कुछ ही पलों में बर्बाद कर दी गई थी। वो अंदर ही अंदर खुद को दोषी ठहरा रही थी। अगर उसके बस में होता तो वो ये सब कुछ कभी ना होने देती, लेकिन हालात उसके बस में नहीं थे। डॉक्टर रचित खुद पर जब्त किए बैठा था। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था वो किन लोगों में आकर फंस चुका है। वो लोग जिन्हें अपनी बेटियों और बीवियों की इज्जत और जिंदगी की कोई परवाह नहीं। वो लोग कैसे उसके लिए अपने दिल में नरमी रख सकते थे कि वो अपनी माँ का इकलौता बेटा, अपनी बहन का आखिरी सहारा था। उसे अभी अपनी जिंदगी बेहद जरूरी थी। वो अपनी जिंदगी को इन लोगों के बीच बर्बाद करना नहीं चाहता था, लेकिन अब उसके साथ वो लड़की जुड़ चुकी थी और उस लड़की की जिंदगी भी उसके लिए बहुत मायने रखती थी। उस लड़की के साथ कोई लगाव ना सही, लेकिन फिर भी वो उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं होने देना चाहता था। वो यही चाहता था कि उसे किसी न किसी तरह शहर पहुंचा दे, फिर वो लड़की खुद ही जाने कि उसे आगे क्या करना था। इसीलिए उसे सख्त तेवरों से घूरते हुए बोला, तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट का वक्त है, जल्दी अपने घर जाओ, अपना जरूरी सामान लेकर आ जाओ, लेकिन याद रखना मैं सिर्फ 5 मिनट तक तुम्हारा इंतजार करूंगा। वो हाँ में सर हिलाते हुए उसके साथ चल दी। रचित दरवाजे के सामने जाकर रुक गया और वो घर के अंदर चली गई, जहाँ सब लोग उसे खूंखार नजरों से घूर रहे थे। वहाँ पर कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जो उस पर तरस खाता या उससे उसकी सारी हकीकत पूछता। सभी उसे शक भरी नजरों से घूर रहे थे। उसके घर वाले उसकी तरफ देखते हुए बोले, अब यहाँ पर क्या लेने आई हो? अपने आशिक के साथ चक्कर चलाकर तुमने हम सबकी इज्जत 2 कौड़ी की कर दी है। तुम्हारी शादी तुम्हारे आशिक से करके अब तुम्हें यहाँ से भेज तो दिया है, अब दोबारा वापस क्यों आई हो? काशवी को उन लोगों के इस अंदाज पर अफसोस हो रहा था। उनके अंदाज अपमान से भरे हुए थे और वो ये भी नहीं जान पाए वो शायद कुछ पल के लिए उनके साथ आखिरी मुलाकात करने के लिए आई है, बल्कि वो उसे तिरस्कार से देखते हुए उस पर ताने कसते हुए अपने अपने कमरों में चले गए। काश आज उसकी माँ जिंदा होती तो कोई भी उसके साथ ये सब कुछ नहीं कर सकता था। उसे वो दिन याद आ रहे थे जब वो दिन रात इन लोगों की सेवा करती थी और अपने चाचा की लड़कियों की हर बात मानती थी, लेकिन आज उसकी छोटी सी गलती पर वो लोग उससे यूं मुंह फेर गए थे जैसे वो उनके ऊपर कोई बोझ थी। वो खामोशी से रोते हुए अपने कमरे में चली गई और जरूरी सामान लेकर दहलीज पर आई। उसने पलटकर एक बार फिर सारे घर को देखा जहाँ उसने अपनी जिंदगी के 20 साल गुजारे थे। वो 20 साल जैसे भी गुजरे थे, लेकिन इस घर से उसे बेहद मोहब्बत थी, क्योंकि उसकी माँ यहीं इस घर में दुल्हन बनकर आई थी। शादी के 5 साल इसी घर में गुजारे थे। उसे जन्म भी इसी घर में दिया था, 5 साल तक अपनी आगोश में समेटा भी था। लेकिन काशवी के 5 साल का होते ही उसकी माँ उसे इस बेरहम दुनिया में अकेला छोड़कर चली गई थी और आज वो उस घर को छोड़कर जा रही थी, हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन कोई भी उसे यहाँ पर रोकने वाला नहीं था। वो खामोशी से बाहर चली गई और वो उसे लेकर अपने कमरे में चला आया। वो उसे किसी भी तरह का कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता था, यहाँ तक कि वो तो उसे अपने सामने भी बर्दाश्त नहीं करना चाहता था, लेकिन मजबूरी थी। इसलिए जब वो रात को डरते डरते बेड पर बैठने लगी तो उसने उसे धुतकारते हुए कहा, खबरदार, अगर तुमने किसी भी रिश्ते को बुनियाद बनाकर मेरे करीब आने की कोशिश की या मेरी चीज़ों पर अपना हक जताने की कोशिश की तो तुम्हें तो अच्छा खासा पढ़ा लिखा डॉक्टर मिल गया है, लेकिन मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। मुझे क्या मिला? बस तुम एक जाहिल गवार लड़की जिसे मैं कभी भी अपनी ज़िंदगी में बर्दाश्त नहीं कर सकता। काशवी के रोने में तेजी आ चुकी थी। वो भरी भरी नज़रों से उसे देखने लगी। बोली, गवार ही तो नहीं बनना चाहती थी मैं, इसीलिए तो मैंने उन लोगों से बगावत कर दी। हाँ, तो तुमने बगावत कर दी और मेरी ज़िंदगी को नर्क बना दिया। तुम उस रात मेरे कमरे में ना आती और ना ही मेरी ज़िंदगी मुश्किलों का शिकार होती। वो गुस्से से दहाड़ते हुए उसकी तरफ बढ़ा और उसे बाजू से पकड़कर झंझोड़कर पूछने लगा, क्यों आई थी तुम उस रात मेरे कमरे में? आखिर तुम्हारी यही चाल होगी ना कि तुम मुझे पाना चाहती थी ताकि तुम्हें आज़ादी उन लोगों से छुटकारा मिल जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं सच कह रही हूँ, मैं पढ़ना चाहती थी और गांव में आपके अलावा कोई भी इतना पढ़ा लिखा नहीं था जो मुझे ये बात समझा सकता कि मैं प्राइवेट तौर पर कैसे पढ़ लिख सकती हूँ। मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक है। वो डरी हुई नज़रों से रचित को देखते हुए कह रही थी, जो उसकी तरफ देखते हुए तंज भरी हंसी हंसने लगा। यानी अब तुम मुझे अपनी इन मासूम भरी बातों में उलझाओगी और मैं उलझ जाऊंगा? वो कभी भी यकीन नहीं कर सकता था। वो लड़की रात के 12 बजे उसके पास ये सब कुछ जानने आई थी।
इससे पहले वो आगे उस पर दहाड़ता जमीन पर रखे हुए उसके सामान पर उसकी नज़र पड़ी। बस 2 ही थैले थे, एक थैला जिसे वो उस रात अपने सीने से लगाकर लाई थी और उसके साथ रखा हुआ एक और छोटा सा शॉपर। वो जल्दी से थैले की तरफ बढ़ा और उसे खोल कर देखा। किताबों का ढेर उसके कदमों में आ गिरा और वो हैरत से ये सब देखने लगा। यानी लड़की सच कह रही थी। उस रात अपने थैले को लेकर उसके पास आई थी। थैले में मौजूद किताबें और कुछ कागजात यही बता रहे थे कि वो उससे किसी तरह का कोई मशवरा लेना चाहती थी और फिर उसकी मदद करते हुए पकड़ी गई और एक गलतफहमी के कारण उन दोनों के बीच रिश्ता बना दिया गया। उसे लड़की से सख्त उलझन हो रही थी, लेकिन फिर भी उसे न जाने क्यों उस पर तरस भी आ रहा था। लेकिन फिर भी वो अपने गुस्से को छुपा नहीं पा रहा था। फिर खुद पर काबू पाते हुए उसकी तरफ देखते हुए बोला, ठीक है, अगर तुम पढ़ना ही चाहती हो तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी को आज़ाद करके तुम्हें तुम्हारे फ्यूचर की तरफ ले जाऊंगा, लेकिन तुम मुझे यूं मोहरा बनाकर अपनी ज़िंदगी नहीं संवार सकती। अब खामोशी से सोफे पर जाकर लेट जाओ, क्योंकि सुबह हमें शहर जाना है। मैं यहाँ से अपना ट्रांसफ़र शहर में करवा लूँगा। काशवी के लिए इतना ही काफ़ी था कि वो उसकी बात पर यकीन कर चुका था। वो खामोशी से सोफे पर बैठते हुए कुछ देर तक इंतजार करती रही। जब रचित पूरी तौर पर नींद की वादियों में उतर गया तो फिर वो भी सोफे पर लेट गई। अनजानी जगह पर उसे नींद नहीं आ रही थी, लेकिन दिन भर की थकावट की वजह से उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और 2 आंसू उसकी आंखों से टूटकर उसके बालों में खो गए। न जाने उसकी किस्मत कैसी थी, बचपन से ही माँ का साया सर से उठ गया और बाप ने ध्यान न दिया, क्योंकि बाप को तो सिर्फ अपने बेटों से ही लगाव था। वो यही समझता था औरत जात मर्द की कमजोरी का कारण बनती है और वो अपनी बेटी को कभी भी अपनी ज़िंदगी में कमजोरी बनाना नहीं चाहता था। इसीलिए उसने आज तक काशवी से न कभी प्यार की बात की, ना ही उसका एहसास किया। जबकि उसके चाचा की लड़कियां उसी घर में बहुत ही खूबसूरती के तौर पर अपने ऐशो आराम के साथ जिंदगियां गुजार रही थीं। बचपन से ही उसने सोच लिया था वो पढ़ लिख कर अपने सपने पूरे करेगी और इसके लिए चाहे उसे कितनी ही मेहनत क्यों ना करनी पड़े। वो हमेशा यही चाहती थी वो पढ़े और अपना नाम रोशन करे, अपने कदमों पर खड़ी हो, ताकि उसके बाप को पता चले बेटियां सरदर्द नहीं होती। उस रात भी वो इसी हवाले से डॉक्टर रचित के पास आई थी। दरअसल जब उसे ये पता चला शहर से एक पढ़ा लिखा डॉक्टर आ चुका है, तो उसने अपने दिमाग में इरादा कर लिया था वो उस डॉक्टर के पास जाएगी, उससे अपनी पढ़ाई के बारे में बात करेगी, उससे मदद लेगी, क्योंकि यहाँ पर कोई और ऐसा इंसान नहीं था जो उसकी मदद कर पाता और ना ही उसके घर वाले ज़्यादा पढ़ाई कराने की इजाज़त देते। यही बातें सोचते सोचते अब उसकी आँख लग गई और वो नींद की गहरी वादियों में उतर गई। सुबह जैसे ही उसकी आँख खुली तो रचित कमरे में अपनी पैकिंग में बिजी था। वो जल्दी से उठकर बैठ गई, ना उसकी तरफ देख रहा था और ना ही उससे बात कर रहा था। वो खामोशी से अपना काम समेट रहा था और थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। एक नौकर खाने की ट्रे लेकर चला आया तो डॉक्टर रचित ने अपने छोटे मोटे कामों के लिए रखा हुआ था। रचित ने खामोशी से खाना खाया और बचा हुआ खाना उसकी तरफ बढ़ाकर बाहर चला गया। उसे भी बहुत तेजी से भूख लग रही थी। रात भी उसने कुछ नहीं खाया था, इसलिए झिझकते हुए उठी और बाकी खाना ट्रे में रखकर खाने लगी। उसे मालूम हो गया रचित ने उसके लिए भी खाना मंगवाया है, लेकिन फिर उसे बिना कुछ कहे ही खुद बाहर चला गया था ताकि वो आराम से बेझिझक पेट भरकर खाना खा ले। काशवी ने पेट भरकर खाना खाया, अब उसका इंतजार कर रही थी। जब थोड़ी देर बाद वो अंदर दाखिल हुआ, उसकी तरफ देखते हुए बोला, अपना सामान उठाओ, हम शहर के लिए निकल रहे हैं। उसका सामान तो न होने के बराबर था, बस किताबों से भरा एक थैला और एक चादर, जिसे उसने अपने ऊपर ओढ़ लेने के बाद उसके साथ कदम बढ़ा दिए। उसके अंदर अलग अलग सोचों का सिलसिला था। वो नहीं जानती थी ये इंसान उसे कहाँ ले जाकर छोड़ देगा, लेकिन देखने में पढ़ा लिखा, रौबदार और शानदार पर्सनालिटी रखने वाला इंसान उसका होते हुए भी उसका नहीं था और एक बार फिर उसकी जिंदगी अंधेरों की नज़र हो जानी थी। गाड़ी में उसे बिठाने के बाद रचित ने सामान गाड़ी में रखा और खुद ड्राइविंग सीट संभाल ली। गांव के वीरान मंजरों को छोड़कर आगे की तरफ गाड़ी बढ़ती जा रही थी और गाड़ी में बैठे हुए दोनों इंसान अपनी जंग अपने अंदर ही लड़ रहे थे। रचित अच्छी तरह जानता था वो अवंतिका से जुड़ा हुआ है और अवंतिका उससे बेहद मोहब्बत करती थी। वो अपनी माँ का इकलौता बेटा था। न जाने उसकी माँ ने उसकी शादी के हवाले से क्या क्या सपने सजा रखे थे। उसे यह भी चिंता सता रही थी अब घर जाकर इस लड़की का इंट्रोडक्शन कैसे करवाएगा। वो लोगों को क्या बताएगा कि उस पर कैसे कैसे गंदे इल्जाम लगने के बाद इस लड़की को उसके सर पर थोप दिया गया था। लेकिन इतना तो कर ही सकता था, उस लड़की को किसी एनजीओ के हवाले कर देता। लेकिन फिर उसके बाद इस लड़की का क्या होगा? क्या वो इतना खुदगर्ज बन जाएगा, उसे तलाक दे दे और अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचे?
100 तरह की जंगें उसके दिमाग की स्क्रीन पर चल रही थीं, जबकि गाड़ी के शीशे के पार चलते हुए मंजर को देखकर काशवी अलग अलग सोचों में खोई हुई थी। उसके दिमाग में अभी भी ये बात बिल्कुल साफ थी कि उस रात डॉक्टर रचित किसी लड़की से बात करने के लिए इतना बेकरार हो रहा था। वो अच्छी तरह जान चुकी थी उसकी ज़िंदगी में पहले ही कोई मौजूद है, और न सिर्फ मौजूद है बल्कि अच्छी खासी हैसियत भी रखती है। और वो ये भी जानती थी उसकी हवेली में उसके लिए दरवाजे अब बिल्कुल बंद हो चुके हैं और वापसी का रास्ता ख़त्म था। बेकसूर होने के बाद भी वो लोग उसे कभी भी कबूल नहीं करेंगे। क्या वो इंसान उसे बाहर शहर ले जाकर छोड़ देगा और अपनी नई ज़िंदगी शुरू करेगा? अगर उसने उसे छोड़ भी दिया तो वो कहाँ जाएगी? वो तो शहर में किसी को जानती भी नहीं थी, लेकिन वो अब अपनी सारी ज़िंदगी उस इंसान के साथ तो नहीं गुजार सकती थी। भले ही अब वो उसका पति था, लेकिन वो कभी भी दिल से इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेगा। हमेशा यही समझता रहेगा कि काशवी उस पर ज़बरदस्ती थोप दी गई है और ज़बरदस्ती उसकी ज़िंदगी में शामिल कर दी गई है, और इस ज़बरदस्ती की लड़की के साथ ज़िंदगी गुजारना उसके लिए बहुत ही मुश्किल होगा। गाड़ी में बिल्कुल खामोशी थी। उन्होंने एक दूसरे से किसी तरह की कोई बात नहीं की थी। वो उसे लेकर एक होटल में पहुंचा, जहां पूछताछ की गई तो मजबूरन उसे अपनी पत्नी बताना पड़ा। तभी उन लोगों को वहां एक रूम दिया गया। उसने काशवी को उधर ही छोड़ दिया और खुद ड्यूटी पर चला गया। उसने अपनी माँ से बात तो कर ली थी, लेकिन फिलहाल इस बात को राज रखा था कि वो शहर में वापस आ चुका है। वो अवंतिका से फिलहाल मुलाकात करना नहीं चाहता था। अभी वो इंतजार करना चाहता था जब तक कि उस लड़की को किसी सुरक्षित ठिकाने पर न पहुंचा दे। पूरे दिन ड्यूटी के बाद वो शाम को घर आया तो काशवी किताबों में सर दिए बैठी थी। अंदर दाखिल होते ही उसे एहसास हुआ था जैसे वो उसका ही इंतजार कर रही है, क्योंकि रचित को अंदर आता देखकर वो जल्दी से उठकर खड़ी हुई थी और उसकी तरफ बढ़ी। लेकिन इससे पहले ही रचित ने हाथ में पकड़ा हुआ बैग बेड पर रख दिया। उसने सिर्फ एक नज़र उस लड़की को देखा था, जिसका चेहरा आज पहले से ज़्यादा लाल था और उसे बार बार हल्की हल्की खांसी भी आ रही थी। अभी भी वो कल वाले कपड़ों में ही थी। थोड़ी देर के बाद खाना आ गया। उसने खाना खाया और बाकी खाना फिर काशवी की तरफ सरका दिया। काशवी ने खामोशी से खाना खाया। रचित ना चाहते हुए भी उसकी एक एक हरकत पर नज़र रख रहा था। थोड़ी देर के बाद वो सोने के लिए लेट गया। जब कुछ देर बाद वो उठी और आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने पीछे पलटकर देखा तो रचित की आंखें बंद थीं। वो समझ चुकी थी शायद वो सो गया है। उसने अपनी शॉल उतारकर साइड पर रखते हुए अपने बालों को खोला और अपने बालों में हल्की हल्की कंघी करने लगी। उसका हमेशा से रूटीन था, वो सोने से पहले अपने बालों में कंघी करके ही सोती थी, क्योंकि उलझे हुए बालों के साथ उसे नींद नहीं आती थी। आज पूरा ही दिन वो उस इंसान का इंतजार करती रही थी, लेकिन वो आया तो भी उसने ना ही उससे कोई बातचीत की, ना ही कोई खैर खैरियत पूछी, बल्कि खामोशी से खाना खाया और खाना खाने के बाद लेट गया। उसे शायद ठंड लग चुकी थी, क्योंकि सारा दिन ही उसके शरीर में हल्का हल्का दर्द रहा था, जिसकी वजह से उसे महसूस हो रहा था कि उसे बुखार भी हो रहा है। उसका दिल चाह रहा था वो आज बेड पर सो जाए, लेकिन वो उस इंसान के गुस्से को अच्छी तरह पहचान चुकी थी। उसने उसे सख्ती से आदेश दे रखा था कि वो उसकी चीज़ों पर हक न जताया करे। न चाहते हुए भी वो सोफे पर लेट गई और अपनी शॉल उठाकर अपने ऊपर अच्छे से फैला ली। रचित, जो काफ़ी देर से आंखें मूंदे लेटा हुआ था, हल्की हल्की आंखें खोलकर उसकी सारी हरकतों को देख रहा था। वो उसके लंबे काले बालों को देखकर काफ़ी देर तक उसे दिलचस्पी से देखता रहा, जो किसी गहरी सोच में गुम थी, और फिर बालों को हल्की सी चोटी में बांध कर सोने के लिए लेट गई। थोड़ी देर के बाद कमरे में गहरी सांसें गूंजने लगीं तो रचित ने तसल्ली से आंखें बंद कर लीं और नींद की वादियों में उतर गया। सुबह रचित उठा तो उस सोफे पर सुकड़ी सिमटी हुई काशवी को देखकर उसे उस पर तरस आया। वो शायद हल्के हल्के काँप भी रही थी। कमरे में जितनी सर्दी थी, बिना कंबल के सोफे पर सोना उसे काफ़ी अफसोस हो रहा था। उसने उसे कंधे से हाथ लगाते हुए उठाया तो वो बिल्कुल वैसी ही पड़ी रही। फिर पीछे हटते हुए उसने उसे आवाज़ दी तो काशवी ने थोड़ी सी आंखें खोली और फिर पूरी आंखें खोलकर उठने की कोशिश करने लगी। उसकी कमर किसी तख्ते की तरह अकड़ चुकी थी और पूरा जिस्म दर्द कर रहा था। सर में भी दर्द था। सफ़र की थकान और सर्दी की वजह से उसे बुखार हो गया था। रचित ने आगे बढ़ते हुए उसकी नब्ज पर हाथ रखा और उसे देखते ही पता चल चुका था कि उसे ठंडी लग चुकी है। वो लगातार खांस और छींक रही थी। गुड मॉर्निंग, नरमी से देखते हुए वो बहुत ही धीरे से बोली थी। बेड पर चली आओ, वहाँ जाकर आराम से लेट जाओ। थोड़ी देर के बाद नाश्ता तुम्हारे कमरे में आ जाएगा, साथ ही तुम्हारे लिए पेन किलर भी भेज दूंगा। नाश्ता करके ले लेना।
और आराम करना, मैं शाम को आकर तुम्हें अच्छे से चेक करूँगा। उम्मीद है आराम करने से तुम्हारा बुखार उतर जाएगा। वो हाँ में सर हिलाते हुए उठी और बेड पर जाकर लेट गई। उसे बाकी इस वक्त आराम की सख्त ज़रूरत थी। सर्दी और आराम न करने की हालत में सोने की वजह से उसकी कमर में दर्द था और बुखार से पूरा शरीर सुन्न हो रहा था। रचित चला गया था। रचित के जाने के बाद कोई भी उस कमरे में नहीं आता था, लेकिन उसे सोए हुए अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि धड़ाम की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुला। वो हड़बड़ाकर उठकर बैठ गई। अंदर आने वाली लड़की उसे अजीब नज़रों से घूर रही थी। उस लड़की ने बहुत ही अजीब कपड़े पहन रखे थे और उसके पहनने का अंदाज काशवी को बेवजह ही शर्मिंदा कर रहा था। लेकिन वो ये नहीं समझ पा रही थी सामने मौजूद लड़की उसे इतनी गुस्से भरी नज़रों से क्यों घूर रही है। जब वो लड़की उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? काशवी अच्छा खासा बौखला चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो लड़की कौन है और अब उसे क्या जवाब देना चाहिए। इसीलिए बस खामोशी से उस लड़की को देखती रही। जब वो लड़की एक बार फिर उसे देखते हुए सख्त अंदाज में बोली, तुमसे मैंने कुछ पूछा है, गूंगी हो गई हो क्या? उसका सख्त अंदाज सुनकर काशवी डर चुकी थी। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था उसे क्या कहना चाहिए। इसीलिए उस लड़की की तरफ देखते हुए बोली, मैं रचित की बीवी हूँ, काशवी। और उसकी जबान से निकले ये शब्द सुनकर वो लड़की हैरत भरी नज़रों से उसे देखने लगी और फिर कुछ ही पल बाद उस हैरत में तेज गुस्से की शक्ल अपना ली थी और गुस्से से पास रखा पानी का जग उठाकर जोर से फर्श पर पटक दिया। जग के टूटने से काशवी बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। वो नहीं जानती थी कि उस लड़की को इतना गुस्सा क्यों आ रहा था। अब वो लड़की तेजी से पलटी और कमरे से बाहर चली गई। अवंतिका के जाने के बाद काशवी ने गहरी सांस ली और फिर कमरे की दरवाजे को कुंडी लगा ली। पेनकिलर लेकर जब वो सोई तो उसके दर्द में काफ़ी कमी थी, लेकिन उसे सोच सोचकर परेशानी हो रही थी। आखिर वो लड़की कौन थी और उसके सामने इस तरह रिएक्ट क्यों कर रही थी। थोड़ी देर तो ये बात सोचती रही, लेकिन फिर खामोशी से उठी और अलमारी से रचित के कपड़े देखने लगी। उसका इरादा था कि वो कोई भी आरामदायक कपड़े निकाल कर नहा धोकर फ्रेश हो जाएगी। हो सकता है ज़्यादा दिन न नहाने की वजह से उसका शरीर तनाव का शिकार हो चुका हो, लेकिन यहाँ मौजूद सारे कपड़े उसके लिए बिल्कुल भी फिट नहीं थे। सारे कपड़े उसके शरीर के हिसाब से ढीले ढाले थे। आखिरकार कोशिश करने के बाद उसने एक ढीला ढाला ट्राउज़र, एक ढीली ढाली टी शर्ट निकाली। उसके पास किसी भी तरह के कोई कपड़े मौजूद नहीं थे और फिलहाल बदन छुपाने के लिए उसे इन कपड़ों की सख्त ज़रूरत थी। रचित अस्पताल में मौजूद था जब उसे अवंतिका की कॉल मिली, लेकिन फिलहाल वो उसके सवाल जवाब के मूड में नहीं था, इसलिए उसने कॉल कट कर दी। वो जिस बात को छुपा रहा था वो ये नहीं जानता था वो बात सबके सामने खुल चुकी है। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी जब अवंतिका दंदनाती हुई अस्पताल में आई और जैसे बेधड़क उसके कमरे में दाखिल हुई, वो तो देखकर हैरान रह गया था। वो भी उसे देखते हुए सख्त गुस्से में थी, इसलिए बिना दूसरों की परवाह किए उसकी तरफ बढ़ते हुए गुस्से से चीखते हुए बोली, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर आ जाओगे और मुझे खबर भी नहीं होगी? उसे अंदाजा हो चुका था कि वो बहुत गुस्से में है, इसलिए बाकी लोगों की परवाह करते हुए वो धीरे से उसकी तरफ बढ़ा। लेकिन वो और भी ऊंचा चीखते हुए बोली, तुम एक बहुत ही घटिया इंसान हो, तुमने मुझे धोखा दिया है। तुम क्या समझते थे अय्याशी और मनमानियाँ करते रहोगे और मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? उसे अवंतिका के इस रिएक्शन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे कम से कम उसकी इज्जत का ख्याल रखना चाहिए था। इस अस्पताल का वो बहुत ही इज्जतदार और काबिल डॉक्टर था। सब लोग उसे अजीब सी नज़रों से देख रहे थे। वो अवंतिका का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले आया। बाहर निकलते ही अवंतिका ने गुस्से से उसका हाथ झटक दिया। वो उसे समझाते हुए बोला, अवंतिका, बात समझने की कोशिश करो। मैं गांव जाकर बुरी तरह फंस चुका था। बहुत ही घटिया इल्ज़ाम लगाने के बाद उस लड़की को मेरे सर पर थोप दिया गया है। मैं तो खुद भी उससे कोई रिश्ता रखना नहीं चाहता और उसे इस रिश्ते से आज़ाद कर देना चाहता हूँ, लेकिन फ़िलहाल उसका मेरे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। मजबूरन मुझे कुछ दिन तक उसे अपने साथ रखना पड़ेगा और फिर मैं उसे छोड़ दूंगा। मेरा यकीन करो अवंतिका, तुम्हें उस लड़की से हमदर्दी हो रही है, लेकिन तुम्हें मेरी परवाह नहीं। मैं 5 साल से तुम्हारे लिए हर रिश्ता रिजेक्ट कर रही हूँ और तुम्हारे साथ जुड़ी हुई हूँ। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हारा नेचर कैसा है। तुमने उस लड़की का रंग रूप देखकर ही उससे शादी की है ना? मैं तो मर्दों की नेचर से अच्छी तरह जानकार हूँ। अवंतिका का अंदाज और रवैया उसे बहुत गुस्सा दिला रहा था। वो जितना उसे समझाने की कोशिश कर रहा था वो उतना ही बिगड़ती जा रही थी और आखिरकार बिना उसकी कोई बात सुने और जाने वो उस पर चीखते हुए बोली, मैं उस लड़की से अभी अभी मिलकर आई हूँ।
अगर तुमने उसे तलाक न दी तो मैं उसे 2 कौड़ी का करके रख दूंगी या फिर उसकी जान ही ले लूंगी। तुम जानते हो ना मेरी जिद को रचित। वो ये कहते हुए चली गई थी, लेकिन रचित अजीबोगरीब रवैये का शिकार हो चुका था। उसे खुद पर भी गुस्सा आ रहा था और अवंतिका के रवैये पर भी। अवंतिका को आज उसकी इज्जत का ख्याल नहीं था और उस पर भरोसा नहीं था, तो वो बाकी की जिंदगी कैसे उसकी इज्जत का ख्याल करते हुए उस पर भरोसा कर सकती थी। लेकिन फिलहाल उसे अवंतिका भी ठीक लग रही थी। आखिर कोई भी लड़की ये नहीं चाहेगी कि उसका मंगेतर किसी और के साथ शादी करके बैठ जाए, लेकिन कम से कम उसकी हकीकत पर भरोसा तो करना चाहिए था। इन्हीं सोचों में वो वापसी के रास्ते पर आ रहा था। जैसे ही वो दरवाजा खोलकर कमरे में दाखिल हुआ, बेड पर लेटी हुई लड़की ने बुरी तरह अब उसका ध्यान अपनी तरफ खींचा था। उसने हैरत से उसे देखा। पता नहीं उस लड़की का ये लापरवाह सा रूप देखकर रचित को बहुत अच्छा लग रहा था। उसकी नज़रें उसके वजूद से हटी नहीं रही थीं। वो बेखबर सो रही थी। सोते हुए भी उसके चेहरे पर मासूमियत फैली हुई थी। एक बार फिर रचित के दिमाग में से सारी परेशानियां गायब हो गईं और वो दिलचस्पी से उसे देख रहा था, जो उसके कपड़ों में किसी मासूम सी गुड़िया की तरह लग रही थी। रचित धीरे धीरे कदम उठाता बेड के करीब आकर उसके पास बैठ गया। वो गहरी नींद में थी और उसका चेहरा बिल्कुल लाल पड़ रहा था। उसने धीरे से उसके माथे पर हाथ रखा तो उसे अंदाजा हुआ कि वो तेज बुखार में फूंक रही है। उसके एहसास ने उसे आंखें खोली और फिर अपने करीब बैठे रचित को देखकर वो एकदम से हड़बड़ाकर उठ बैठी। कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? वो उसके यूं देखने पर उसे कुछ न सूझा तो उसकी तबीयत का पूछने लगा, जबकि सामने बैठी वो उसे हैरत से देख रही थी कि वो इंसान तो उससे बात तक करने को राजी नहीं होता था, अब उसका हालचाल जान रहा था। उसने धीरे से गर्दन हिलाते हुए अपने ठीक होने का यकीन दिलाया और जल्दी से उससे थोड़ा सा पीछे हो गई। उसकी इस हरकत को देखकर वो धीरे से मुस्कुरा दिया, लेकिन फिर आगे बढ़कर उसका चेकअप करने लगा और फिर थर्मामीटर लगाकर पीछे हट गया। बैग से कुछ टैबलेट्स निकालकर उसने उसकी तरफ बढ़ाई और उसे लेने का कहते हुए बोला, ये खा लो, इसके बाद मैं तुम्हें एक इंजेक्शन लगाता हूँ। तुम्हारा बुखार सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो एक पेशेवर डॉक्टर की तरह उससे बात कर रहा था, जबकि वो झिझक के मारे कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस खामोशी से उसकी बातें सुन रही थी। लेकिन इंजेक्शन वाली बात सुनकर बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगी। बचपन से ही उसे इंजेक्शन से बहुत डर लगता था। इंजेक्शन? अरे नहीं, मैं टैबलेट से ही ठीक हो जाऊंगी, आप इंजेक्शन रहने दें। उसकी आवाज़ सुनकर वो हैरत से उसे देखने लगा। मैंने तुमसे राय नहीं मांगी, बस चुपचाप ये टैबलेट खा लो और फिर इंजेक्शन लगाना है। और काशवी ने जल्दी से वो टैबलेट्स मुंह में रखकर निगल ली और फिर जल्दी से सोने के लिए लेट गई। उसका इरादा था वो थोड़ी ही देर में गहरी नींद सो जाएगी ताकि उस इंसान को इंजेक्शन देने का मौका ही न मिले। लेकिन वो भी जैसे उसके सर पर सवार हो चुका था। थोड़ी देर बाद वो उसके करीब होते हुए बोला, उठकर बाजू आगे करो और ये इंजेक्शन लगवा लो। काशवी का दिल जैसे धड़कना बंद हो चुका था। उसने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी ये हरकत देखकर रचित के चेहरे पर एक दबी दबी मुस्कुराहट फैल गई। उसने आगे बढ़कर उसे बाजू से पकड़ते हुए बिठाकर इंजेक्शन तैयार किया। वो डर से अब उस इंजेक्शन को देख रही थी। देखिए, मेरा बुखार बिल्कुल उतर चुका है, इसलिए आप मुझे इंजेक्शन मत दें। जबकि वो आंखों में मुस्कुराहट लिए उसे ही देख रहा था। इस वक्त उसके सामने बैठी हुई वो लड़की और उसके गाल बुखार की वजह से लाल फूल की तरह लग रहे थे। लाल नशीली आंखें और ढीले ढाले कपड़े, और ढीले ढाले कपड़ों में नरम मुलायम नाजुक सा वजूद। वो सच में कयामत ढा रही थी और सामने बैठा इंसान उसके जादू में गिरफ्तार हो रहा था। वो बेहद मासूम थी, खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत थी कि उसे स्वीकार करना पड़ा कि उसने आज से पहले ऐसी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। और खूबसूरती किसी भी मर्द को अपनी तरफ खींचने लगती है। उसे भी ये खूबसूरती बुरी तरह अपने जादू में जकड़ रही थी और उसकी नज़रों से पजल होते हुए वो बार बार उसे देख रही थी। उसने धीरे से उसका बाजू पकड़ा और उसे इंजेक्शन लगा दिया। काशवी ने सख्ती से उसके दोनों हाथों को थाम रखा था और अपने दोनों आंखों को कस के बंद कर रखा था। डरे हुए हाव भाव के साथ सर झुकाए बैठी थी। फिर उसने रुई का एक छोटा सा टुकड़ा उसके बाजू पर रखकर दबा दिया। वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या हो रहा है। वो उस लड़की के इस कदर करीब क्यों आ रहा है जिसने उसे हर हाल में दूर जाना है। वो अपने दिमाग को लाख समझाता, लेकिन उसका दिल बार बार उसी को देखने के लिए हुमक रहा था। थोड़ी देर के बाद रचित बेड पर उसके करीब आकर लेट गया। जब काशवी वहां से उठकर सोफे की तरफ जाने लगी तो उसने बाजू से पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। वो किसी टूटी हुई डाल की तरह उसके सीने पर आ गिरी और बाल किसी झरने की तरह बिखर गए। तुमने मेरे कपड़े क्यों पहने हैं?
रचित के सवाल पर वो कुछ हड़बड़ाती हुई अपने कपड़ों की तरफ देखने लगी। दरअसल मेरे पास कोई कपड़े नहीं थे तो मुझे मजबूरन आपके कपड़े पहनना पड़े। उस वक्त आपने मुझे सिर्फ 5 मिनट का वक्त दिया था जिसमें मैं अपनी किताबें और कागजात समेट कर बाहर आ गई थी। मुझे डर था कि कहीं आप मुझे छोड़कर वापस न चले जाएं, इसलिए जल्दबाजी में मैं अपने कपड़े नहीं उठा पाई। उसे अपने कपड़ों में देखकर उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा था, बल्कि उसे तो अपने कपड़ों में वो बहुत ही क्यूट सी गुड़िया की तरह लग रही थी। वो उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। काश भी उसके सीने से वापस उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसने उसे अपने और भी करीब खींच लिया। दोनों की सांसें एक दूसरे के चेहरे पर पड़ रही थीं। मुझे जाने दें प्लीज, काश भी धीरे से मिनमिनाई, लेकिन उसकी किसी भी बात को खातिर में न लाते हुए वो उसे लगातार देखे जा रहा था। और फिर अगले ही पल वो अपने होठों से धीरे धीरे उसके चेहरे के हर नक्श को छूने लगा, जबकि वो हड़बड़ाते हुए उससे दूर जाने की कोशिश कर रही थी। वो अच्छी तरह जानती थी वो इंसान सिर्फ जज्बात के हाथों मजबूर होकर बहक गया है और बहकते हुए उसके करीब आया है, इसलिए उसके साथ रिश्ता बना रहा है। और अगर रिश्ता बनाने के बाद उसने उसे छोड़ दिया तो वो कहीं की न रहेगी। और यह भी हो सकता है ये खुमार उतर जाने के बाद वो सारा दोष उसके कंधों पर सवार कर दे। लेकिन वो तो उससे मोहब्बत में खुद से समेटे हुए यूं महसूस कर रहा था जैसे सुकून उसकी पूरी रग रग में फैल चुका हो। वो कोई दिल फेंक टाइप का इंसान नहीं था और ना ही खूबसूरती को देखकर इतनी जल्दी बहक जाने वाला। अवंतिका भी कम खूबसूरत नहीं थी। 5 सालों तक दोनों का रिश्ता रहा था और कभी भी उसने अवंतिका की तरफ गलत नियत से कदम नहीं बढ़ाए थे। हालांकि अवंतिका बहुत बोल्ड और मॉडर्न टाइप की लड़की थी। कई बार वो रचित के बेहद करीब आ जाती थी, लेकिन रचित का दिल ही नहीं मचलता था अवंतिका के करीब जाने का। शायद ये दिलों के रिश्ते ऐसे ही होते हैं, जब तक हमारा दिल किसी के दिल से नहीं जुड़ता तो उसके करीब जाने का, उसे छूने का मन नहीं करता। और यही हाल शायद रचित का था। सामने मौजूद लड़की उसकी बीवी थी, उसके साथ उसका एक जायज रिश्ता था और वो उस पर अपना हक रखता था। बाद में जो भी होता देखा जाता, लेकिन फिलहाल वो उसके करीब होना चाहता था, उसकी खूबसूरती में खो जाना चाहता था। उसकी ना को इग्नोर करता वो उसे अपने आप में समेटने लगा। काश बीबी कितनी देर तक खुद को उसकी मजबूत पकड़ से छुड़ा पाती। जब वो थक गई तो उसने खुद को उसकी बाहों में ढीला छोड़ दिया। वो सब कुछ मुकद्दर के हवाले कर देना चाहती थी। उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि वो उसे इतने प्यार से अपनी बाहों में समेट रहा था और वो उसे दुत्कार दे। इसीलिए उसने अपना सर उसके सीने पर रख दिया और अपने आप को उसकी बाहों में ढीला छोड़ दिया। और उस रात रचित ने अपने और उसके बीच की सारी दूरियां मिटा दी। रचित की आँख खुली तो वो उसकी बाहों में बेखबर सो रही थी। जब आँख खुलते ही रात के सारे पल उसके दिमाग में घूमने लगे और वो अचानक ही उठ बैठा। उसे यूं इतनी जल्दी उठता महसूस करके काशवी ने भी अपनी आंखें खोली। वो इंसान दोनों हाथों में सर गिराए परेशान सा बैठा था। जब काशवी ने धीरे से उसके कंधे पर सर रखते हुए उसे देखने लगी, जो कुछ रात को हुआ वो नहीं होना चाहिए था। और रचित की बात सुनकर काशवी हैरत से उसे देखने लगी। आखिर उसका डर सही साबित हुआ। वो इंसान उसे उस वक्त इस्तेमाल कर चुका था और अब खुद को कसूरवार महसूस कर रहा था। वो अच्छी तरह जानती थी ये सारा दोष उसी के हिस्से में आने वाला है, क्योंकि वो तो मर्द है, खुद को हर जिम्मेदारी से आज़ाद कर देगा। उसकी आंखों में अचानक ही आंसू जमा होने लगे। सारी जिंदगी उसने किस तरह से गुजारी थी, रो रो कर, तड़प तड़प कर, और अब फिर से। रचित फिलहाल उससे कोई बात नहीं करना चाहता था और बिना उसे कोई बात किए अस्पताल चला गया। लेकिन वो ये नहीं जानता था आज एक और हकीकत उसका इंतजार कर रही थी। अवंतिका ने न सिर्फ उसके अस्पताल में बल्कि उसके घर में भी जाकर अच्छी खासी बदतमीजी की थी और उसकी माँ से कुछ ऐसी ऐसी बातें की थीं जो बर्दाश्त के बाहर थीं। रचित की माँ ने कॉल की तो उसकी परेशानी और भी बढ़ गई। वो अस्पताल से सीधा अपने घर चला गया। अनीता जी उससे अच्छी खासी नाराज हो चुकी थीं। उन्हें अपने बेटे से ऐसी उम्मीद नहीं थी और ना ही उसने आज तक ऐसी कोई हरकत की थी कि उनका सर झुक जाता। आज उसकी वजह से वो लड़की उन्हें जली कटी सुनाकर चली गई थी। रचित को अवंतिका पर गुस्सा आ रहा था। वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन अपनी माँ के साथ इस तरह का रवैया बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने खुद ही अपनी माँ को सारी हकीकत बताने का फैसला किया और फिर धीरे धीरे हर राज उनके सामने खोलता चला गया। मैं जानता हूँ हो सकता है मेरी इस हरकत की वजह से आपका दिल दुखे, लेकिन मेरा ये इरादा नहीं था। मैं तो खुद इस सब के लिए तैयार नहीं था और अब मैं उस लड़की को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अब उसे छोड़ देना उसके लिए सरासर नाइंसाफ़ी होगी। और आपने मेरी परवरिश में ये बात शामिल नहीं की कि मैं किसी के साथ नाइंसाफ़ी करूं।
अनीता जी को अपने बेटे पर यकीन था। वो अच्छी तरह जानती थीं अगर उनका उनका बेटा ये सब कुछ कह रहा है तो बिल्कुल सच ही कह रहा होगा। इसलिए उसकी तरफ देखते हुए प्यार से बोली, मैं पहले भी यही चाहती थी तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसी लड़की आए जो तुम्हें समेट ले और तुम उसका सहारा बनो। तुमने अपनी मर्जी से अवंतिका से रिश्ता किया था और अपनी मर्जी से ये रिश्ता निभा रहे थे, लेकिन बेटा मैं अब भी समझती हूँ उसके साथ नाइंसाफ़ी होगी। बेहतर है तुम जो भी करो अच्छी तरह सोच समझ कर फैसला करो। रचित ने फिलहाल अवंतिका के चैप्टर को क्लोज कर दिया। फिलहाल तो वो अपनी माँ अपनी बीबी काशवी के बीच संबंधों को ठीक बनाना चाहता था। रात जो कुछ भी उसके और काशवी के बीच हुआ था वो उसने किसी कमज़ोर पल में बहक कर नहीं बल्कि पूरे होशो हवास में और अपनी मर्जी से वो रिश्ता बनाया था। उसे ये रिश्ता बनाने पर कोई शर्मिंदगी भी नहीं थी। हाँ, दिल में थोड़ा सा डर था कि अवंतिका का क्या होगा, अवंतिका क्या रिएक्ट करेगी। लेकिन जब उसे पता चला कि अवंतिका ने मेरी माँ के साथ बदतमीजी की है तो ये डर और शक भी निकल गया था। उसे काशवी की याद सताने लगी। वो उसके पास जाना चाहता था। शायद वो सुबह बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, शायद डर गई थी कि मैं उसे छोड़कर चला जाऊंगा। अनीता जी ने उससे कहा कि अगर अब तुमने शादी कर ही ली है तो बहू को घर ले आओ, क्योंकि उनका इरादा था वो बहू से मिलने के बाद अच्छी तरह उन दोनों की शादी को लोगों के सामने लेकर आएंगी, एक अच्छी और बड़ी सी पार्टी देकर, ताकि मेहमानों में उनके रिश्तेदारों में ये बात अच्छे से मशहूर हो जाए और किसी को बातें बनाने का मौका न मिले। वो जानता था आज वो परेशानी में बेहाल हो चुकी होगी, क्योंकि घर से निकलते हुए उसने काशवी की आंखों में आंसू चमकते हुए देखे थे। आते आते उसे काफ़ी देर हो चुकी थी। जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो वो सोफे पर सर घुटनों में दिए बैठी थी और उसे देखते ही वो जल्दी से उसकी तरफ बढ़ी थी। कहाँ चले गए थे आप? मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही थी। कहते कहते उसकी आंखों से आंसू फिसल कर गालों पर आने लगे। वो उसकी इस बेकरारी पर मुस्कुरा दिया। वो रोते हुए उसे देखने लगी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि जो कुछ हमारे बीच हुआ उसमें आपकी मर्जी शामिल नहीं थी, लेकिन हम इस मामले को भुला देंगे और मैं खामोशी से आपकी ज़िंदगी से चली जाऊँगी। लेकिन प्लीज़ मुझे यूँ बेसहारा मत छोड़ें। मुझे किसी भरोसेमंद इंसान के हवाले कर दें, किसी ऐसी जगह जहाँ मैं अपनी बाकी की ज़िंदगी गुजार सकूँ। रचित चुपचाप उसे रोते हुए देखता रहा। फिर आगे बढ़कर उसने अपनी उंगली के पोरों से उसके आंसू साफ करते हुए कहा, मैं खुद को तुम्हारे लिए एक भरोसेमंद इंसान समझता हूँ। क्या तुम मेरे साथ पूरी ज़िंदगी गुजारोगी? और वो हैरानगी से उसे देखने लगी। वो तो सोच भी नहीं सकती थी वो इंसान जो कुछ कह रहा है बिल्कुल सच था। उसे ये महसूस हुआ जैसे वो कोई सपना देख रही हो। उसने आंखों से मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला दिया और रचित ने आगे बढ़कर उसके माथे को चूम लिया। आज वो खुद को बहुत खुशनसीब महसूस कर रही थी, यानी उसकी सारी ज़िंदगी के सब्र का फल रचित की सूरत में उसे मिल गया था। रचित सुबह ही लेकर उसे अपनी माँ के पास चला आया। खूबसूरत लेकिन सिंपल गुलाबी सूट में हल्का सा मेकअप किए, कंधों पर अच्छी तरह दुपट्टा फैलाए वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। जबकि अनीता जी और रचित की बहन सौम्या तो उसे देखते ही उस पर फिदा हो गई थी। उसका अंदाज इतना खूबसूरत लगा कि उन्हें अपने बेटे की किस्मत पर गर्व महसूस हुआ। वो ऐसी ही लड़की डिजर्व करता था, जैसी लड़की भगवान ने अचानक ही उसकी किस्मत में लिख दी थी। और सबसे मिलकर और उनकी मोहब्बत को देखकर वो नम आँखों से भगवान का धन्यवाद कर रही थी। और रचित भी सुकून से था कि उसकी माँ को काशवी बेहद पसंद आई थी। उसने उसी शाम अवंतिका से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन अवंतिका ने उसका नंबर ही ब्लॉक कर दिया था। न वो उससे मिलना चाहती थी, ना ही कोई बात और ना ही कोई संबंध रखना चाहती थी। और फिर उसने भी उस दिन तय कर लिया कि उसकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ काशवी से शुरू होकर काशवी पर ही ख़त्म होगा। ना ही किसी दूसरे की गुंजाइश है और ना ही वो उसे लेकर अब अपनी ज़िंदगी में आएगा। फिलहाल के लिए तो अनीता जी ने उसे अपनी बहू से बिल्कुल अलग कर दिया था, क्योंकि उनका ख्याल था अब एक बार रिसेप्शन की पार्टी देंगे, उसके बाद पूरी तरह दुल्हन बनाकर उसके कमरे में भेजेंगे और उसे देखने के लिए सारा दिन बेताब रहता था। वो उसे देख नहीं पा रहा था और ना ही कॉल पर उससे बात कर पा रहा था। एक ही दिन में वो उससे पूरे घर वालों पर अपनी मोहब्बत का जादू बिखेर चुकी थी और उनके दिलों पर कब्जा कर चुकी थी। एक हफ्ते के बाद सारे मेहमानों में इनविटेशन कार्ड दे दिए गए थे। आखिरकार रिसेप्शन का दिन भी आ गया और जितने दिनों से वे बेताबी से उसे ढूंढ रहा था, उस दिन उसे अपने सामने सजे सजाए रूप में देखकर पागल होने के करीब था। वो बस एकटक उसे देखे जा रहा था। क्या कोई इतना खूबसूरत और मासूम भी हो सकता है? उसने आगे बढ़कर उसके हाथों को अपने हाथों में थाम लिया और उन हाथों पर अपने होंठ रख दिए। वो उसकी प्यार भरी नज़रों से शर्मा रही थी।
और फिर रात को वो उसके कमरे में उसकी दुल्हन बनकर बैठी हुई थी। काशवी ने कभी ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं सोचा था कि वो कभी ये सब कुछ हासिल कर पाएगी। उसने अपनी ज़िंदगी का फैसला भगवान के हाथ में दे दिया था और फिर भगवान ने उसे हीरे जैसा इंसान दे दिया। थोड़ी देर बाद वो उसके कमरे में दाखिल हुआ, उसे प्यार से देखते हुए बोला, मेरी ज़िंदगी को बेहद खूबसूरत बनाने वाली खूबसूरत लड़की का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। और उसकी खूबसूरत सी बात पर वो मुस्कुरा दी। वो अच्छी तरह जानती थी उस इंसान की ज़िंदगी में उसकी माँ और बहन की कितनी हैसियत है, और वो ये भी जानती थी इस घर में उसे माँ और बहन की बही मोहब्बत नसीब होगी, इसके लिए जिसके लिए वो इतने सालों से तरस रही थी। भगवान ने उसे इतने प्यारे खूबसूरत पति के साथ साथ माँ और बहन का प्यार भी दे दिया था। किस्मत उस पर दिल खोलकर मेहरबान हुई थी। उसने किस्मत की मेहरबानी को अपनी खुशनसीबी समझकर स्वीकार कर लिया था। शादी के अगले ही दिन रचित ने उसका एडमिशन कॉलेज में करा दिया और अब वो रेगुलर कॉलेज भी जाने लगी थी। उसे तो अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं आता था। इतना अच्छा परिवार, इतने अच्छे लोग, इतना अच्छा जीवन साथी। भगवान पर भरोसा करने वालों को कभी भी भगवान नाउम्मीद नहीं होने देता। छूटे रिश्तों ने उसे पलट कर भी नहीं देखा कि वो जिंदा भी है या मर चुकी है, और उसने भी अब उन लोगों की परवाह करना छोड़ दिया था। उसकी ज़िंदगी से जुड़े लोग ही उसके लिए अब सब कुछ थे और वो उनके लिए। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। दोस्तों, रोज़ एक नई रोमांटिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई रोमांटिक कहानी के साथ।